नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास का 9वां अध्याय व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सबसे पहले देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उत्तर भारत में बने चमकीले बर्तन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिले थे। तो पुरातत्वविदों को जो ये बर्तन मिले हैं, ये बर्तन पूरे भारत में कैसे पहुंचे, तो उसका सबसे बड़ा कारण था व्यापार। यानी व्यापारी लोगों ने उत्तर भारत में बनने वाले बर्तनों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचा। इसके अलावा दक्षिण भारत सोने, गरम मसाले और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। गरम मसालों में विशेष तौर से काली मिर्च है वो, उसका व्यापार ज्यादा होता है। और ये रोमन साम्राज्य में काली मिर्च ये काले सोने के नाम से जानी जाते थे। यानी इसका रंग काला, इसलिए रोमन साम्राज्य में यहाँ दक्षिण भारत से जो काली मिर्च वहाँ पहुंचाई जाती है, उसको वहाँ के लोग काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों व सड़क मार्ग से रोम साम्राज्य तक पहुंचाते हैं। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर रोमन साम्राज्य के तत्कालीन सोने के सिक्के मिले। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय रोमन साम्राज्य के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चलता था। इन व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्राओं को जल्दी पूरा कर लेते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाता था। अब हम देखते हैं समुद्री तटों पर लगे भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण का बड़ा भाग है वो तटीय प्रदेश है। जैसे तो ये जो दक्षिणी भाग है भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग, ये तटीय प्रदेश है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये दक्षिण भाग पहाड़, पठार और नदियों से भरा पड़ा है। दक्षिण भाग में कावेरी नदी का जो मैदानी भाग है वो सबसे उपजाऊ मैदान है। इन मैदानी, पहाड़ी व पर्वतीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। और ये जो मूवेंदार शब्द है ये तमिल भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका तीन मुखिया। मूवेंदार का शाब्दिक अर्थ है तीन मुखिया। इस शब्द का प्रयोग है तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। और ये जो तीन परिवार थे उनमें पहला था चोल, दूसरा चेर तथा तीसरा था पांड्य। ये तीन शासक परिवार थे जिनको मुंदेवर कहा गया। ये जो तीनों मुखिया थे इनके दो दो सत्ता के केंद्र थे। तीन शासक थे जिनके दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी टोटल हो गए 6। और ये जो दो थे उनमें एक तो था तटीय क्षेत्र
और दूसरा होता अंदरूनी क्षेत्र। तीनों शासकों के पास दो दो सत्ता के केंद्र होते, जिसमें पहला तटीय क्षेत्र और दूसरा अंदरूनी भाग। इन 6 केंद्रों में 2 केंद्र है वो महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन पुहारिया कावेरी पट्टी नाम तथा पांड्यों की राजधानी मदुरै महत्वपूर्ण थे। अब देखिए 6 केंद्रों में 2 ही केंद्र महत्वपूर्ण थे, जिनमें पहला था चोलों का पतन, पतन जिसे बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह जहाँ पर समुद्री मार्ग से सामान लाया या ले जाया जाता है। और ये जो पतन था उसका नाम था पुहारिया कावेरीपट्टनम। और दूसरा जो स्थान महत्वपूर्ण था वो था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये 2 महत्वपूर्ण स्थान थे। पश्चिमी भारत में सातवाहन साम्राज्य महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार दक्षिण भाग में ये 3 शासक परिवार थे, उसी प्रकार पश्चिमी भाग में सातवाहन साम्राज्य है वो महत्वपूर्ण था, जिसके राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इनके बारे में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में इनकी मां द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और इनकी मां का नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री द्वारा एक अभिलेख दान किया गया, उसके द्वारा हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो सातवाहन शासक है ये दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। इस दक्षिणापथ शब्द का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता या मार्ग। यानी जो सातवाहन साम्राज्य था ये भारत के दक्षिणी भाग पर जो मार्ग आता है उसके स्वामी कहलाते हैं। दक्षिणापथ यानी दक्षिण की ओर आने वाले रास्ते के स्वामी कहलाते हैं। और ये जो दक्षिणापथ शब्द है ये पूरे दक्षिणी भाग के लिए काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी। रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। और रेशम का कपड़ा है ये बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम का कपड़ा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसको बनाने के लिए रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होते हैं और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। और ये जो रेशम बनाने की विधि है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को चीन ने कई हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। लेकिन चीन से पैदल, घोड़ों पर या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जाते तो वो रेशम के कपड़े भी अपने साथ में ले जाते। जिस रास्ते से लोग रेशम कपड़े के साथ यात्रा करते उस मार्ग को रेशम मार्ग, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे सिल्क रूट, कहा गया। करीब 2000 साल पहले, करीब
2000 साल पहले रोम के शासकों व धनी लोगों के बीच रेशम का कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार है वो चीन में 7000 साल पहले हुआ। कई हजारों साल तक इन्होंने लोगों से छुपाए रखा, लेकिन चीन से लोग पैदल एक घोड़े या ऊंटों पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते और अपने साथ रेशम का कपड़ा ले जाते। जिस रास्ते से ये लोग रेशम का कपड़ा के साथ यात्रा करते उस मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों व धनी लोगों के बीच रेशम का कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। जब ये इस क्षेत्र में कपड़ा पहनना प्रसिद्ध हो गया तो चीन से निर्यात भी बढ़ गया। तो ये जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे। यानी जो रेशम मार्ग है उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण शासक है वो प्रमुख रहे थे। इनका शासन, कुषाणों का शासन, इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था और कुषाण साम्राज्य के पेशावर व मथुरा प्रमुख केंद्र थे। ये जो कुषाण शासक थे इनके दो प्रमुख केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले जो शासक थे वो कुषाण शासक। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पार्ट का दूसरा भाग पढ़ेंगे, तो इसलिए उस वीडियो को भी देखना ना भूलें।